आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा और यह टॉपिक है एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए जिनके पास पेपर 8th ए है। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग शिक्षा के बारे में और तक्षशिला या साथ ही जो हिंदुओं के विश्वविद्यालय थे जिनमें ब्राह्मण शिक्षा प्रदान की जाती थी उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको बौद्ध शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। आपको ये पता है कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रणेता महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने बौद्ध संघ में सम्मिलित होना शुरू कर दिया था। इससे जो भारत की आश्रम व्यवस्था थी उस पर आघात लगा, क्योंकि बहुत किशोर वय से या किसी भी आयु में स्त्री और पुरुषों ने भिक्षु बनना शुरू कर दिया और बौद्ध विहारों में रहना शुरू कर दिया। इन बौद्ध विहारों को गृहस्थ और राजा उदारतापूर्वक दान देते थे, जिससे ये विहार बौद्ध युग में देश के विभिन्न नगरों में स्थापित हो गए। ये विहार शिक्षा के भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इन विहारों में आचार्य और उपाध्याय अध्यापन का कार्य करते थे, यानी कि आचार्य कुल और गुरुकुल का स्थान अब किसने ले लिया? अब विहारों ने ले लिया। जैसे आप लोग नालंदा के बारे में पढ़ेंगे तब भी यही पढ़ेंगे, वहाँ भी विहार ही थे, बाद में वो शिक्षा का केंद्र बन गए। बौद्ध विहारों में भिक्षुओं और विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लेकिन इन्हें इतना अधिक दान प्राप्त होता था कि इसके लिए इन्हें भिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि ये बौद्ध विहार बहुत समृद्ध और धन धान्य से पूर्ण थे। एक बड़े समुदाय में रहते हुए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और इस प्रकार से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित होते चले गए। महात्मा बुद्ध के बाद नालंदा, श्रावस्ती, वल्लभी बहुत से ऐसे शिक्षा केंद्र थे जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात हुए। इन विश्वविद्यालयों का प्रबंधन किसी विशिष्ट विद्वान के निर्देशन में होता था, जो संघ के सदस्यों के मतों से भिक्षुओं में से चुना जाता था। ऐसा प्रबंधक अपने ज्ञान और विद्वता में अग्रणी होता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो पहले बौद्ध संघ था, कालांतर में शिक्षण संस्था के रूप में विख्यात हुआ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नालंदा को और विक्रमशिला को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और इनमें प्रशासन का संचालन करने के लिए समितियां होती थीं जो प्रशासन को संचालित करती थी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये भी कह सकते हो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से कहा जाता है, प्रथम विक्रमशिला को कहा जाता है। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा का नाम जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर नालंदा आधुनिक बड़गांव नामक स्थान पर स्थित था। इसके अवशेष जो हमें प्राप्त हुए ये वहीं से प्राप्त हुए। राजगृह से नालंदा की दूरी लगभग 8 मील है। यहाँ सबसे पहले जो बौद्ध विहारों की स्थापना कराई थी वो बौद्ध विहारों की स्थापना यहाँ पर गुप्त काल में हुई थी, लेकिन 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदा और इसे महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। यह महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ के आम्रवन में कई दिन व्यतीत करके अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी थी। बाद में अशोक ने यहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया, लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी में जब यहाँ गुप्त राजाओं ने विहार का निर्माण कराया तब यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध विद्वान दिगनाग ने नालंदा में जाकर वहाँ के विख्यात पंडित सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया था और उसके बाद गुप्त राजाओं ने इसके विकास में योगदान दिया। कुमारगुप्त, जिसका समय है 414 से 455 ईस्वी, इसे कुमारगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। शक्रादित्य कुमारगुप्त की उपाधि है और महेंद्रादित्य भी इसकी उपाधि है। ये कहा जाता है कि इसने यहाँ बौद्ध विहार की या एक महाविद्यालय जिसे कह सकते हैं उसकी स्थापना कराई, क्योंकि वेनसांग ये लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। और शक्रादित्य की उपाधि की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है।
और उसके बाद कुमारगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त ने अपने पिता के कार्य को जारी रखते हुए इसके दक्षिण में दूसरा विहार बनवाया। इसके बाद तथागत गुप्त ने पूर्व में एक विहार बनवाया और फिर बालादित्य ने पूर्वोत्तर दिशा में एक अन्य विहार बनवाया। इसके बाद इसके पुत्र वज्र ने इस विहार के पश्चिम की ओर एक विहार बनवा दिया और इसके बाद मध्य भारत के एक शासक ने यहाँ एक विहार बनवाया और सभी विहारों को घेरते हुए एक चहारदीवारी बनवा दी। चीनी जाति द्वारा उल्लिखित सभी राजा में से जो प्रारंभिक 5 राजा हैं वे गुप्त वंश के हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बाद में ये भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने यहाँ एक ताम्र विहार बनवाया था। 11वीं सदी में भी अनेक राजाओं ने यहाँ पर निर्माण कार्य करवाए। इस तरह से धीरे धीरे निर्माण कार्य होते चले गए। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, इसलिए हमें ये पता है कि जिस समय ह्वेनसांग आया उस समय तक नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका था। यहाँ देश विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे और अनेक चीनी विद्वान भी इसकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने देश में जाकर इसके बारे में लिखा है। अब अगर हम इसकी व्यवस्था देखें कि किस तरह से इसका ढांचा बना हुआ था, तो विहारों के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी है कि गुप्त राजाओं ने इस तरह से विहार बनवाए और बाद में एक चारदीवारी भी बनवा दी गई। यहाँ अनेक विहार थे जिन विहारों में ये कहा जाता है कि ये जो विश्वविद्यालय है लगभग 1 मील लंबा और आधे मील चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। भवन, स्तूप, विहार वैज्ञानिक योजना के आधार पर बनाए गए थे। विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे और व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। 3 भवनों में धर्मगंज नामक पुस्तकालय था जो अत्यधिक विशाल था। ह्वेनसांग के जीवनीकार हुयुल ने, जिन्होंने ह्वेनसांग का जीवन नामक पुस्तक लिखी है, हुली लिखते हैं कि संपूर्ण संस्थान ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है जो कि पूरे मठ को बाहर से घेरती है। एक द्वार विद्यापीठ की ओर है जिससे 8 अन्य हाल जो बीच में स्थित हैं अलग किए हैं। प्रचुर रूप से अलंकृत मीनारें तथा परियों के समान गुंबज पर्वत की नुकीली चोटियों की तरह परस्पर हिले मिले से खड़े हैं। मान मंदिर धूम्र में विलीन हुए से लगते हैं तथा ऊपरी कमरे बादलों के ऊपर विराजमान है, यानी कितने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है कि बादलों के ऊपर विराजमान है। खिड़कियों से कोई यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा एवं बादल नया नया रूप धारण करते हैं। ह्वेनसांग ने हुली को जो बताया, हुली ने वही लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि हुली ने उनकी ऊंचाई को दर्शाने के लिए इस तरह का वर्णन किया है। यहाँ का जो सबसे बड़ा विहार था वो 203 फीट लंबा और 164 फीट चौड़ा था। इसके कक्ष 9.5 से 12 फीट लंबे थे। इसके अलावा यहाँ ऐसे जलाशय थे जिनमें कमल तैरते रहते थे। यहाँ अनेक विशालकाय भवन थे और छोटे बड़े कक्ष थे। प्रत्येक कोने पर कुओं का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 200 गांव दान में प्राप्त थे। इन गांवों की आय से यहाँ के भिक्षु कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों का पालन पोषण होता था। विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था और साथ ही यहाँ पर शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती थी। इसके अलावा साथ ही हमें ये भी पता चला है कि यहाँ कई स्थानों पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और बोधिसत्वों की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई थी, यानी कि मूर्तियाँ उनकी वहाँ रखी हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ की प्रवेश परीक्षा की। यदि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी को प्रवेश लेना होता था तो उसके लिए कठोर नियम था। वहाँ के मुख्य द्वार पर, महाविहार के प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठा हुआ होता था। जो द्वार पंडित बहुत ज्ञानी होता था और यह उस विद्यार्थी की पूर्व परीक्षा लेता था। प्रवेश परीक्षा में पास होने के पश्चात ही विद्यार्थी प्रवेश कर सकता था। विहार में प्रवेश हेतु व्याकरण, न्याय, अभिधर्म कोश का ज्ञान होना आवश्यक था। ह्वेनसांग ये कहता है कि प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन थी। 8-10 विद्यार्थी असफल हो जाया करते थे, केवल 1 या 2 सफल हो पाते थे। द्वार पंडित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालंदा के महाविहार में प्रविष्ट होते थे उन्हें कड़ी मेहनत करनी होती थी और जो
परास्त हो जाते थे वो वापस हो जाते थे। और यही कारण है कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध भी था। इसके अलावा यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर मुख्य रूप से तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। महायान शिक्षा का केंद्र था, लेकिन महायान और बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के ग्रंथों के अतिरिक्त यहाँ वेद, हेतु विद्या बोलते हैं न्याय को, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। विभिन्न विषयों के जो विद्वान थे वो प्रतिदिन कम से कम 100 व्याख्यान देते थे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उपस्थित होना आवश्यक था। इसके बारे में इतनी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि वेनसांग और इत्सिंग इन दोनों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वेनसांग ने 18 महीने रहकर अध्ययन किया और यहाँ सैकड़ों की संख्या में, उसने बताया कि सैकड़ों की संख्या में उच्च कोटि के विद्वान रहते हैं। इत्सिंग ने भी यहाँ नालंदा में अपना समय व्यतीत किया और लगभग 400 ग्रंथों का उसने अध्ययन किया, जिनके श्लोकों की संख्या 5 लाख थी। इन पुस्तकों को वह अपने साथ चीन भी लेकर गया। इत्सिंग कहता है, जब इत्सिंग यहाँ आया यानी कि 673 ईस्वी को ताम्रलिप्ति बंदरगाह वो पहुंचा था, तो तभी के लगभग उसने नालंदा में प्रवेश लिया। वो यह कहता है कि यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी, लेकिन वेनसांग ये कहता है वेनसांग के समय यह 10,000 हो गई थी महाविहार में। इसके अलावा ये है कि यहाँ के शिक्षकों की जो संख्या थी, यहाँ के शिक्षक करीब 1510 थे, जिनमें से 1010 सूत्र निकायों में दक्ष थे और 500 अन्य विषयों में। अब बात करते हैं यहाँ के प्रशासन की। यहाँ के प्रशासन को संचालित करने के लिए 2 समितियाँ होती थीं। इन 2 समितियों में बौद्धिक और प्रशासनिक समिति थी और इन दोनों समितियों के ऊपर कुलपति होता था। जैसे शीलभद्र का नाम हमें प्राप्त होता है कि शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे जब वेनसांग यहाँ आया। इसके अलावा धर्मपाल जो थे वो शीलभद्र के गुरु थे, वो इससे पूर्वगामी कुलपति थे। इस तरह से कुलपतियों के नाम इस काल में प्राप्त होते हैं। इन दोनों के ऊपर विश्वविद्यालय का जो खर्चा था उसको चलाने के लिए शासक और अन्य दाता जो दान देते थे, जो ग्राम इन्हें दान में प्राप्त थे, 200 गांव मैंने अभी बताया राजस्व इनसे प्राप्त होता था, उनसे इनका खर्चा चलता था। इसके अलावा खुदाई में कुछ गाँव की मोहरें और पत्र मिले हैं जो विश्वविद्यालय को संबोधित करके लिखे गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन था वो भी व्यवस्थित था और उस प्रशासन के आधार पर इसका कार्य चलाया जाता था। अब मैं यहाँ कुछ इसके पुस्तकालय के बारे में बताऊंगी। पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था, लेकिन इसकी 3 इमारतें थीं जिनके नाम थे रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इन तीनों भवनों को मिलाकर पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। रत्नोदधि भवन 9 मंजिल ऊंचा था और इसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह था। और इस प्रकार रत्नसागर और रत्नरंजक ये भी बड़ी इमारतें थीं और यहाँ पर भी पुस्तकें रखी हुई थी। यहाँ एक अध्यापक 9 या 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इस तरह यहाँ पाली भाषा की शिक्षा थी, वो अनिवार्य थी। नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि यहाँ के प्रकांड विद्वान थे। बहुत से विद्वानों के नाम मैंने इसमें लिखे भी हैं, उनके नाम हमें इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि नालंदा अपने समय का अद्भुत और निराला विश्वविद्यालय था। इसकी ख्याति हर्षवर्धन के काल से बढ़ी और 12वीं शताब्दी तक बनी रही। मंदसौर प्रस्तर अभिलेख जो 8वीं शताब्दी का है, उससे पता चलता है कि सभी नगरों में नालंदा अपने विद्वानों के कारण जो विभिन्न धर्म ग्रंथों और दर्शन के क्षेत्र में निपुण थे, अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए था। 9वीं सदी में यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए था। पता चलता है कि इसकी प्रसिद्धि के कारण ही जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया और उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। 11वीं शताब्दी से जब पाल राजाओं ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना शुरू कर दिया तो नालंदा का महत्व घटने लगा। और ये भी पता चलता है कि बाद में नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव बहुत अधिक हो गया। और 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त कैसे हुआ? 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनानायक था।
ये जब बिहार की ओर आक्रमण करते हुए आया तो इसने नालंदा को कोई दुर्ग समझ लिया और इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं की हत्या करा दी, पुस्तकालय को जला दिया और इस तरह इस शिक्षा के केंद्र को समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बचे हुए जितने भी विद्यार्थी, जितने भी शिक्षक इत्यादि थे, जितने ग्रंथों को लेकर यहाँ से पलायन कर सके, वे सभी यहाँ से पलायन कर गए। वस्तुतः मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने शिक्षा के एक बड़े केंद्र को यहाँ नष्ट कर दिया। अब हम इसके पश्चात पढ़ते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय, अभी तक आप लोग किन के बारे में पढ़े हैं? नालंदा विश्वविद्यालय आपने पढ़ा पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के बारे में, सॉरी, लेकिन वल्लभी विश्वविद्यालय का केंद्र कहाँ था? पूर्वी भारत, गुजरात, काठियावाड़ के समीप यह विश्वविद्यालय स्थित था। आधुनिक वल नामक स्थान पर यह स्थित था। इसकी स्थापना मैत्रक वंशी राजा भट्टारक ने की थी। यह मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। 7वीं सदी में वल्लभी एक प्रसिद्ध व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र बन गया। वेनसांग इस नगर की समृद्धि का वर्णन करता है। उसके अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे, जिनमें लगभग 6000 हीनयानी भिक्षु निवास करते थे। नगर की परिधि यानी कि नगर का क्षेत्रफल 6 मील के घेरे में था। वल्लभी हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ ध्यान रखिएगा, नालंदा मैंने बताया महायान और वल्लभी है हीनयान। आपको ध्यान होगा बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, तो इस तरह से यह हीनयान और महायान, यहाँ हीनयान था, हीनयान यहाँ का केंद्र था। वेनसांग ये कहता है कि यहाँ 100 बौद्ध विहार थे और जिनमें लगभग 6000 हीनयानी भिक्षु निवास करते थे। भारत के विभिन्न भागों से यहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उच्च शिक्षा का केंद्र था। इत्सिंग भी कहता है कि सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्रित होते थे, विविध सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता निर्धारित किया करते थे और यहाँ के अध्यापक 2 या 3 वर्ष तक विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इसी अवधि में विद्यार्थी प्रकांड विद्वान बन जाते थे। कथा सरित सागर से भी पता चलता है कि अंतर्वेदी यानी कि गंगा क्षेत्र के ब्राह्मण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वल्लभी भेजते थे। बंगाल जैसे दूरवर्ती प्रदेश से भी कुछ विद्यार्थी शिक्षा के लिए यहाँ आते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय अपनी सहिष्णुता और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए विख्यात था। यहाँ न्याय, विधि, वार्ता, साहित्य और इसके साथ ही बौद्ध धर्म ग्रंथ इत्यादि की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। यहाँ के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, इसीलिए लौकिक विषय भी इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। 7वीं सदी के मध्य में यहाँ स्थिरमती और गुणमती प्रमुख आचार्य थे। धरसेन प्रथम के लेख से पता चलता है कि उसने इनके आवास के लिए 2 सुंदर विहार बनवाए थे। दोनों विद्वानों ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी और यहीं से स्थिरमती और गुणमती बाद में नालंदा विश्वविद्यालय चले गए। इसके अलावा जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, सातवीं सदी में वल्लभी का जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा की प्रतिस्पर्धा करने लगा। मैत्रक राजाओं ने इसे दान दिए, इसीलिए इसकी उन्नति हुई और राजकीय संरक्षण के साथ साथ विश्वविद्यालय को नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों और व्यवसायियों से भी दान मिला। यहाँ के उत्तीर्ण विद्यार्थी राजकीय पदों पर या अपने जीवन यापन करने के निमित्त आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे। 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमण इस क्षेत्र में शुरू हुए तो उसके पश्चात वल्लभी जो शिक्षा के केंद्र के रूप में खत्म होता चला गया। हालांकि ये भी कहा जाता है 12वीं शताब्दी तक इसका महत्व बना रहा। कालांतर में मुस्लिम शासकों ने इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब इसके बाद है तीसरा प्रमुख विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में विक्रमशिला नालंदा के समान ही एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। आधुनिक समय में इसके अवशेष हमें भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर प्राप्त हुए हैं। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने, धर्मपाल का समय है 775 से 800 ईस्वी, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रमुख रूप से भाग लिया इस राजा ने। धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराई थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ बनवाए और उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान दिया। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे।
धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे और इसीलिए विक्रमशिला 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष था और 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था प्रवेश परीक्षा लेने के लिए। नालंदा की भांति यहाँ भी महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर द्वार पंडित को बिठाया गया था और द्वार पंडित की प्रवेश परीक्षा में जो सफल होता वही विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश कर सकता था। कनक के शासनकाल में हमें द्वार पंडितों के नाम भी प्राप्त होते हैं कि पूर्व द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति, पश्चिम द्वार पर वागीश्वर कीर्ति, उत्तर द्वार पर नरोप, दक्षिण द्वार पर प्रज्ञाकर मति और प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नवज्र और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञानेश्वरी मित्र ये यहाँ रहते थे। विश्वविद्यालय के अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उल्लेखनीय है। वो विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे। 11वीं सदी में तिब्बती लेखक चनचुब के निमंत्रण पर वे तिब्बत गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिब्बती स्रोतों में उन्हें 200 ग्रंथों की रचना का श्रेय दिया गया है। किसको? दीपंकर श्रीज्ञान को। इसके अलावा 12वीं सदी में अभ्यंकर गुप्त यहाँ के आचार्य थे। वे तंत्रवाद के महापंडित थे। तिब्बती और संस्कृत में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा रक्षित, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नवज्र, तथागत, रक्षित आदि यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। 12वीं सदी में लगभग 3000 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें अधिकांशतः तिब्बत के थे। तिब्बती छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया था। यहाँ एक संपन्न तथा विशालकाय पुस्तकालय भी था। विश्वविद्यालय का प्रबंध चलाने के लिए मुख्य संघाध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद थी, जिसके सदस्य विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे नवागंतुकों को दीक्षित करने, नौकरी की व्यवस्था करने, उनकी देखभाल, खाद्य सामग्री, ईंधन की आपूर्ति आदि कार्यों को संपन्न करते थे। शैक्षणिक व्यवस्था 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा संचालित होती थी। इस समिति का एक अध्यक्ष होता था। तारानाथ के विवरण से ज्ञात होता है कि पाल शासक नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखरेख करने के लिए विक्रमशिला के आचार्यों को नियुक्त किया करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की अवधि के विषय में हमें पता नहीं है, लेकिन यह ज्ञात होता है कि यहाँ के स्नातकों को अध्ययन उपरांत पाल शासक उपाधियाँ प्रदान करते थे। हो सकता है यहाँ आज की तरह दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता हो। इसके अलावा यहाँ स्नातकों को पंडित की उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। महापंडित, उपाध्याय, आचार्य उच्चतर उपाधियाँ थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 11वीं 12वीं सदी में भारत का संपन्न, सुसंगठित और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करना था। यहाँ के कई आचार्य तिब्बत में इस कार्य के लिए गए भी थे। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने, जिसने नालंदा को ध्वस्त किया, उसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं की हत्या कर दी, ग्रंथों को जला दिया। इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे और वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ जितने ग्रंथ बच सकते थे उन्हें लेकर तिब्बत चले गए। इनके अतिरिक्त यानी कि हमें विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी के अतिरिक्त 2 विश्वविद्यालयों के नाम और प्राप्त होते हैं, जिनके नाम हैं जगदल और ओदंतपुरी। पाल राजा रामपाल के समय 11वीं 12वीं शताब्दी में ओदंतपुरी और जगदल में भी शिक्षण केंद्र स्थापित करवाए गए थे। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अनेक विद्वान
हुए, जैसे विभूति चंद्र, दानशील, मोक्षाकर गुप्त आदि। ये तांत्रिक विद्वान थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से ओदंतपुरी जो था ये भी बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया। इस तरह से भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना के साथ बौद्ध और ब्राह्मण शिक्षा पैरेलल चली, और इसीलिए भारत को इन दोनों ने ही मिलकर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी प्रदान किए, जिससे भारत विश्व की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था। धन्यवाद।